वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसको सॉल्व करते हैं। द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन। कंक्रीट का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है? चार ऑप्शन है। पहला है साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, क्या साइज ऑफ एग्रीगेट पे कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है? तो हाँ, डिपेंड करता है। देखना, जैसे जैसे हम लोग एग्रीगेट का साइज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है, एग्रीगेट का साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग को वर्केबिलिटी हाई होते जाएगा। ठीक है, और हाई वर्केबिलिटी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्रीगेट का साइज़ इंक्रीज़ करता है तो उसके प्रोपोर्शन में वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो सकता है या हम लोग पर्टिकुलर वर्केबिलिटी के लिए वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज़ करेगा और कंक्रीट का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर सारे साइज़ के एग्रीगेट अवेलेबल हैं तो वहाँ पे कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मिलेगा, और कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी हाई होती है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या बता रहा है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारे साइज के एग्रीगेट रहेंगे तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों बढ़ेगा। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, हाँ, तो एग्रीगेट में जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो भी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड मतलब आज का सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रेकिंग अप ऑफ कोहेसन इन मास ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड। तो ब्रेकिंग अप कोहेसन, ये दो वर्ड है। मतलब कोहेसन होता है कि जो मास होता है कंक्रीट का वो एक साथ रहता है। ठीक है, तो ब्रेकिंग मतलब उसका कोहेसन अलग अलग हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बोले थे उसको? सेग्रीगेशन बोले थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेग्रीगेशन और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे वर्केबिलिटी क्या था? वर्केबिलिटी था ईज विथ विच इट कैन बी मिक्स ट्रांसपोर्टेड प्लेस एंड पोजीशन इन होमोजीनियस स्टेट, उसको हम लोग वर्केबिलिटी बोले थे। ब्लीडिंग क्या था? ब्लीडिंग था कि सेपरेशन ऑफ वाटर और सीमेंट प्लस वाटर फ्रॉम फ्रेश मिक्स कंक्रीट, उसको हम लोग ब्लीडिंग बोले थे। ठीक है, क्रीप क्या होता है? तो कांस्टेंट लोड के कारण कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्रीप बोले थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखना, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मतलब इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिज और इसका आंसर हो गया सेग्रीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज। वर्केबिलिटी क्या होता है? तो वर्केबिलिटी होता है ease with which it can be mixed, transported and placed in position, ठीक है, इन ए होमोजेनियस स्टेट। तो किसी कंक्रीट पे कितनी आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं, वो कितनी आसानी से फ्लो हो सकता है, वही तो कहलाता था वर्केबिलिटी। तो ईज विथ विच इट कैन बी मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस इन पोजीशन इन होमोजेनियस स्टेट, ये हो जाएगा वर्केबिलिटी का राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखना बी जो बोल रहा है ब्रेकिंग अप कोहेसन इन अ मास कंक्रीट। तो ब्रेकिंग अप कोहेसन क्या कहलाता है? कहलाता है सेग्रीगेशन। ठीक है, और ये पहला आंसर हो गया वर्केबिलिटी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सीमेंट, जो सी में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सीमेंट मिक्स फ्रॉम द फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ब्लीडिंग। ठीक है, मतलब वाटर और वाटर के साथ कुछ मात्रा में सीमेंट जब बाहर आ जाता है तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वर्केबिलिटी का डेफिनेशन। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सेग्रीगेशन और इसका डी था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सीमेंट मिक्सर फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज नोन एज ब्लीडिंग। क्या उसको ब्लीडिंग बोलते हैं? तो हाँ, ट्रू, राइट आंसर ट्रू। ठीक है, उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 6, द कंटिन्यूअस स्ट्रेन विच कंक्रीट अंडरगोज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड स्ट्रेन आया है इसका मतलब होता है डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
तो मान लो कि एक कंक्रीट का कोई कॉलम है या कोई भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म एक लोड लगा दें, लोड का वैल्यू पी है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो क्या होता है कंक्रीट का जो लेंथ है कुछ घट जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रीप, ठीक है। एक कंटिन्यूअस लोड के कारण फॉर वेरी लॉन्ग टाइम जो उसमें शॉर्टनिंग आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। तो यहाँ पे यहाँ इतना डिफॉर्मेशन हुआ, ये जो लेंथ है ये लेंथ शॉर्ट हो गया जिसको डेल्टा एल बोल रहे हैं, और इसका ओरिजिनल लेंथ कभी एल हुआ करता था। तो स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन, इसी को बोला जाता है स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ये टर्म कहलाता है स्ट्रेन। तो कंटिन्यूअस लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है कंक्रीट में इसको हम लोग स्ट्रेन बोले थे, ऑलरेडी हम लोग ये सब देख चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ना, एक कंटिन्यूअस स्ट्रेन यानी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन विच इन कंक्रीट अंडरगोज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड क्रीप। क्या कहलाएगा क्रीप। सेग्रीगेशन क्या होता था, तो सेग्रीगेशन होता था ब्रेकिंग अप कोहेशन या अलग अलग मटेरियल का अलग हो जाना, कंक्रीट से कहलाता था सेग्रीगेशन। सेपरेशन ऑफ वाटर ब्लीडिंग कहलाता था। वर्केबिलिटी क्या था, ईज विथ विच इट कैन बी मिक्सड ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस इन पोजिशन इन ए होमोजीनियस स्टेट, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ए कॉन्क्रीट शुड बी सब्जेक्टेड टू। तो कॉन्क्रीट में क्या क्रीप जो है यानी इसमें जो डिफॉर्मेशन था, क्रीप क्या बोले थे, कंटिन्यूअस लोड के कारण इसमें जो लेंथ छोटा हो जाएगा उसी को हम लोग क्रीप बोले थे। तो क्रीप ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, क्रीप कम होना चाहिए। क्रीप कम होगा तभी ना इसका जो ओरिजिनल लेंथ जितना हम कॉलम बनाए हैं उतना ही रहेगा। ज़्यादा क्रीप होगा तो हम लोग 5 मीटर का बनाएंगे और ये घट के 4.9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्रीप मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मतलब इसका 7 का आंसर हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। सेग्रीगेशन इन कंक्रीट रिजल्ट इन क्या हो जाएगा, हनी कॉम्बिंग। मतलब सेग्रीगेशन के कारण हनी कॉम्बिंग होगा क्या, हाँ हनी कॉम्बिंग होगा। हनी कॉम्बिंग क्या होता था कि कंक्रीट से जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे तो कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर खाली रह जाता था, ठीक है। मतलब जो स्पेस वैकेंट या वॉइड रह जाता है उसी को हनी कॉम्बिंग बोलते हैं। यानी अगर कंक्रीट आप कॉलम बनाए, बीम बनाए और कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर है वो अगर बन नहीं पाता है, ठीक है, बीच में कहीं कहीं पे क्या रह जाता है खाली, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बन गया, ठीक है, वहाँ पे कंक्रीट है नहीं, तो उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे हनी कॉम्बिंग। पोरस लेयर, हाँ सेग्रीगेशन होने से पोरस लेयर होता है, जब कंक्रीट अलग अलग हो जाएगा सेग्रीगेट कर जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे पोरस लेयर भी बनेगा, ठीक है। सरफेस स्केलिंग, क्या सरफेस स्केलिंग होगा, तो हाँ सरफेस स्केलिंग भी होगा। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अच्छा यहाँ पे तो हनी कॉम्बिंग समझ गए, पोरस लेयर भी समझ गए कि पोरस का मतलब है बीच बीच में स्पेस रहेगा। ये सरफेस स्केलिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। देखना यहाँ पे एक हम आपको पिक दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये कहलाता है सरफेस स्केलिंग। सरफेस क्या हो गया है, छूट गया है, यहाँ से सेपरेट होते गया है। ये एक्चुअली होता है फ्रीजिंग एंड थोइंग के कारण, मतलब कंक्रीट जम जाता है, पिघल जाता है। जब पिघलना इन द सेंस कि टेम्परेचर के चेंज होने से, जैसे गर्मी के मौसम में दोपहर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रहेगा, ठीक है, रात होते समय इसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज़ कर जाता है, तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन, ठीक है, मतलब ठंडा होना और उसके बाद गर्म होना। तो इसके कारण कंक्रीट का जो लेयर बाहर निकल जाता है इसी को बोलते हैं सरफेस स्केलिंग, ठीक है। तो आई होप आपको सरफेस स्केलिंग समझ में आ गया होगा। तो कंक्रीट में अगर सेग्रीगेशन होता है यानी कंक्रीट सेग्रीगेटेड रहता है तो वीक लेयर बनता है, और वीक लेयर के कारण कंक्रीट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, इसी को बोला जाता है सरफेस स्केलिंग। तो सरफेस स्केलिंग सेग्रीगेशन के कारण होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, सेग्रीगेशन इन कंक्रीट रिजल्ट इन हनी कॉम्बिंग भी होगा, पोरस भी होगा, सरफेस स्केलिंग भी होगा। सरफेस स्केलिंग अभी जस्ट देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हनी कॉम्बिंग भी होगा, पोरस लेयर भी बनेगा सेग्रीगेशन के कारण। उसके बाद देखना, हार्सनेस इन कंक्रीट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हार्सनेस क्या मतलब किसके कारण होता है। हार्सनेस इज अपोजिट ऑफ वर्केबिलिटी। हार्स कंक्रीट के कारण अच्छा स्मूथ कंक्रीट का सरफेस नहीं मिल पाता है, लेयर नहीं मिल पाता है, ठीक है।
मतलब सर जैसे आप कंक्रीट का कोई सरफेस देखते हो, मतलब स्लैब देखो जिस पे, या फ्लोर देखो, वो काफ़ी स्मूथ होता है, चिकना होता है। लेकिन जब कंक्रीट हार्ड्स रहेगा तो स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं देते हैं, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है कि जब एग्रीगेट सारे साइज़ के रहेंगे, कुछ छोटा, कुछ मीडियम और कुछ बड़ा, ठीक है, अगर सारे साइज़ के एग्रीगेट रहेंगे, जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो एक प्रॉपर सरफेस मिलेगा। तो एब्सेंस ऑफ ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के कारण यहाँ पे आता है हार्शनेस। तो इसमें जो भी आंसर दिया हुआ है उसका ऑप्शन परफेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। ध्यान से देखना, वाटर के कारण हार्शनेस नहीं होता है, हार्शनेस होता है कि जब हम लोग प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो इसका ए आंसर भी नहीं होगा, बी आंसर भी नहीं होगा। फाइनर पार्टिकल के कारण नहीं होता है, पुअर ग्रेडिंग के कारण होता है। मिडिल पार्टिकल साइज के कारण भी नहीं होता है, ये कोरस पार्टिकल के कारण नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए पुअर पुअर ग्रेडिंग ऑफ पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो क्वेश्चन अभी हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी का 4 क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।